विद्यार्थियों, पेपर देने से पहले आपको पेपर को समझना चाहिए। यदि आप पेपर नहीं समझे रहेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस प्रश्न को करना क्या है, कौन से नंबर पे क्या करने के लिए आएगा पेपर में। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर हमारा जो पेपर आएगा उसमें क्या क्या करने को हमको होगा, हमको किस नंबर पे क्या करना होगा। ये चीज अगर आप जानते हैं तो फिर आप पेपर में आपका समय भी बचेगा और आप उस प्रश्न का उत्तर बड़े अच्छे से करके आएंगे। इसलिए आज हम लोग कक्षा 10 का हिंदी का पेपर देखते हैं और समझते हैं कि हिंदी के पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे उनका उत्तर दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं ये मॉडल पेपर है। ये तो ऊपर ये सब आपको जानकारी के लिए दिया होता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आपका जो प्रश्न पत्र शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है। लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है बहुविकल्पीय वाला, जिसमें 4 विकल्प दिए होंगे और आपको कोई एक सही है उसी को टिक करना है। और इसके लिए आप जानते हैं कि गोला रंगने के लिए आता है, तो आप उसको करना है आपको। देखिए, लेकिन इसमें कितने प्रश्न आते हैं, तो गोला रंगने के लिए 20 प्रश्न आते हैं, तो 20 ठो आपको गोला रंगना है। एक बात और बता दें कि परीक्षा में यदि आपको नहीं भी उत्तर आ रहा है तो कोई ना कोई एक गोला रंग दीजिए, हो सकता है सही हो जाए, क्योंकि छोड़ के नहीं आना है। परीक्षा में आप किसी भी प्रश्न को छोड़िए मत, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर करके आएंगे, कुछ न कुछ लिखे रहेंगे तो जरूर 1-2 नंबर मिलेगा ही। इसलिए हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया करो। कोई भी प्रश्न खाली छोड़ के मत आओ, हर प्रश्न का उत्तर दो। ठीक है, उससे संबंधित कुछ न कुछ उत्तर लिखो जरूर, खाली कभी मत छोड़ना उसको। ठीक है, देखो तो ये जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं 20 तो होते हैं। 20 में भी ऊपर से 10 तक जो प्रश्न आएंगे, 20 में से जो 10 तो होंगे वो तुम्हारे साहित्य से होंगे, हिंदी साहित्य से। और फिर 11 से लेकर जो 20 प्रश्न होंगे, 11 से 20 तक, वो तुम्हारे हिंदी व्याकरण से होंगे, हिंदी ग्रामर से। तो उसको क्या करना है, उसमें आपके रस, छंद, अलंकार, समास ये सब आएगा, प्रत्यय, उपसर्ग ये सब आ जाएगा। लेकिन 1 नंबर से लेके 10 तक ये आपका हिंदी साहित्य से होगा। तो साहित्य में क्या पूछेगा, रचना का नाम पूछ सकता है, फिर उसके बाद आपसे सन पूछ सकता है, कौन सा जो कवि है, लेखक है, वो किस युग का है ये पूछ सकता है, किस कवि का जन्म कब हुआ था ये पूछ सकता है। तो पहले जो बहुविकल्पी 20 प्रश्न होंगे, 1 से 10 तक आपके साहित्य से प्रश्न रहेंगे, और फिर उसके बाद 11वां से 20 तक रहेगा आपका हिंदी व्याकरण। तो देखिए, ये मैं आपको समझा दिया। अब आपको चलना है लिखने वाले प्रश्न पर। देखिए, ये मैं बताया था ना कि 10 तक आपका साहित्य से रहेगा। उसके बाद देखो 11वां ही प्रश्न शुरू हो रहा है, क्या, व्याकरण से। क्या कह रहा है कि करुण रस का अस्थाई भाव। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है विद्यार्थियों, करुण रस का होता है शोक। तो आप लोग इस शोक वाले पे टिक लगा देंगे। ठीक है, ये मैं यहां से ग्रामर वाले से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि साहित्य वाला जो प्रश्न है वो आपको याद रहेगा कि कौन सा सन है, कौन से लेखक हैं, कौन सी पुस्तक है, वो आप करेंगे। अगर आपको नहीं भी आएगा ना तो कोई ना कोई गोला जरूर रंग देना, खाली छोड़ के मत आना। ठीक है, आगे चलिए, आगे शुरू करते हैं और प्रश्न देखते हैं। देखो 12वां कह रहा है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो ये जो कह रहा है और इसमें पूछ रहा है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार कौन सा है आपका यहाँ पर, तो देखिए आया है मानो, और जहां मानो आ जाए कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको केवल ये बता रहा हूं यहाँ पर कि यहाँ आपको 11 से 20 तक आएंगे हिंदी ग्रामर से। तो आपको उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, अलंकार ये सब तैयार रखना है। वो मैं अलग पढ़ा दिया हूं वीडियो में, वो आप देख लेना। मैं सीधे चलता हूं जिन प्रश्नों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में, कॉपी में लिखना है। देखिए पहला प्रश्न क्या करने के लिए कह रहा है,
कहता है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला जो प्रश्न रहेगा वो आपके गद्यांश से रहेगा, गद्य से रहेगा, और उसमें ये देखो दिया है पढ़ने के लिए गद्य और एक नीचे भी दिया है, और पढ़ करके क्या करना है, ये 3 प्रश्न है, इन्हीं का उत्तर देना है। ये आप कब कर पाएंगे, जब आपको अपने गद्य के पाठों का नाम और लेखक का नाम याद रहेगा। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस पाठ से लिया गया है, ये वाला, और फिर इन 3 प्रश्नों का आपको क्या कर देना है, उत्तर दे देना है। या तो इसका करिए या तो फिर एक और नीचे दिया हुआ है इसका करिए, कोई एक ही करना है। 3 प्रश्न का उत्तर देना है, इसको पढ़ना है और इन 3 प्रश्नों का उत्तर इसी में से देना है। समझ में आ गया। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। संदर्भ जानते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के इस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक ये हैं, बस आपको ये लिख देना है। दूसरा प्रश्न, लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है। अब इसका उत्तर आपको बच्चों इसी में जरूर मिल जाएगा, इसलिए खाली मत छोड़ना, कुछ ना कुछ लिखना जरूर, इसमें खोजोगे इसका उत्तर मिलेगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या आएगा। तो रेखांकित का मतलब होता है जितने के नीचे देखो ये काली रेखा खींची गई है, इधर नहीं है लेकिन इधर खींची गई है काली रेखा, इसको पढ़ो और तुमको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या कहा गया है वही बात लिख दो, उसी को कहते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। व्याख्या का मतलब क्या होता है कि उसको पढ़ो और उसको अपनी भाषा में समझाओ कि वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैंने बताया था कि 2 गद्यांश, तो एक ये है और एक ये है, तो चाहे ये वाला करो चाहे ये वाला करो, कोई एक ही करना है। और इसमें भी 3 प्रश्न और इसमें भी 3 प्रश्न, तो चाहे ये वाला करो चाहे वो वाला करो। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर, प्रश्न वैसा ही है, बस वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। पद्यांश माने कविता वाला, तो कविता वाले में क्या करना है, देखो मोर पखा सिर ऊपर रखियो गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। अब ये जो दिया हुआ है तो यहां पर भी 2 कविताएं रहेंगी और उनमें भी कै प्रश्न रहेंगे, 3 प्रश्न रहेंगे। तो चाहे इस कविता को करो चाहे जो नीचे दिया हुआ है उस कविता को करो, किसी एक ही को करना है। जैसे पहले वाले में किसी एक गद्यांश को, वैसे ही दूसरे वाले में भी एक ही पद्यांश को करना है। ये देखो एक कविता दी हुई है, इस कविता को पढ़ो और इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। संदर्भ का मतलब प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश का मतलब कि ये जो कविता दी हुई है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के इस पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता ये हैं, आपको ये लिख देना है। और दूसरा है रेखांकित अंश का व्याख्या। तो रेखांकित अंश का व्याख्या मतलब जिसके नीचे रेखा खींची गई है काली रेखा, उसको पढ़ो और उसी का अर्थ लिख दो। समझ में आया। फिर तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको इसी में मिलेगा बच्चों, पढ़ेंगे तो। ठीक है, ऐसे आपको उत्तर लिखना है। मैं आपको केवल यहां पर यह बता रहा हूं कि आपको परीक्षा में कौन सा प्रश्न करना है कौन सा नहीं करना है, ये नहीं कि सब करके आ गए। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, देखो एक कविता यहाँ है ना, अब देखो नीचे भी एक कविता दी हुई है, तो चाहे उसको करना चाहे इसको करना। इसमें भी देखो 3 प्रश्न दिया है, तो चाहे उस वाले को करो चाहे इस वाले को करो। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक, अब देखो फिर अब संस्कृत गद्यांश आ गया, संस्कृत का ये टुकड़ा दिया हुआ है आपके पाठ में से, और इसमें से देखो अथवा दिया हुआ है यहां पर, अथवा, तो चाहे ये वाला करो चाहे ये वाला करो। करना क्या है, संदर्भ, देखो संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद कर देना है इसका, चाहे इस वाले का चाहे इस वाले का। समझ में आ गया, ये यहां से यहां तक है, ऐसे आपको करना है। तो ये प्रश्न तीसरा है। प्रश्न तीसरे में ये वाला नहीं है, मैं आपको मिटा देता हूं, ये तो प्रश्न चौथा आ गया है ये, हाँ यहां तक आपको ये
करना है यहां तक। तो इसको पढ़ो तो इसका हिंदी अनुवाद करो, या इसको पढ़ो तो इसका हिंदी अनुवाद, मतलब किसी एक का ही हिंदी अनुवाद करना है। और कब कर पाओगे? जब तुम एक बार पाठ को पढ़े रहोगे, और मैंने पढ़ाया है, ठीक है, आप उसमें पढ़ सकते हैं, आपको कहानी याद रहेगी, आप हिंदी अनुवाद कर देंगे, बस कहानी याद रहना चाहिए। देखो लिखेंगे कैसे? प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के इस पाठ से लिया गया है, या जिस पाठ से, इयम नगरी वाराणसी पाठ से है तो वाराणसी पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक और रचयिता नहीं होते हैं, बस इतना ही, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे और इसका हिंदी में अर्थ लिख देना, हिंदी में। समझ में आ गया? तो ये क्या था? संस्कृत का गद्यांश था। अब चलते हैं आगे। तो देखो अब चौथे नंबर के प्रश्न पर क्या दिया हुआ है? चौथे नंबर पे दिया है कि दिए गए संस्कृत गद्य पद्यांश में से, तो ये श्लोक दिया है बच्चों, दो ठो। क्या दिया है? श्लोक। एक ये श्लोक है, एक ये श्लोक है। करना क्या है? वही करना है, इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अर्थ लिख देना है, हिंदी में अनुवाद कर देना है। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग से इस पाठ से लिया गया है। रचयिता वचयिता नहीं होते हैं इसमें। और इसको पढ़ेंगे और इसका अर्थ लिखेंगे। कैसे? हिंदी में अर्थ हेडिंग लिख करके, यहाँ कहा गया है कि माता जो होती है वह गुरु हो, माता जो होती है वह भूमि से भी बड़ी होती है, और पिता जो होते हैं वो आकाश से भी ऊंचे होते हैं। मन जो होता है हवा से भी तेज चलता है, और सूखे हुए तिनके से भी ज्यादा सुखाने वाली चिंता होती है। यही आपको अर्थ लिखना है। मैंने अर्थ बताया है पाठ में पढ़ा करके, वो आपको देख लेना होगा। तो चाहे ये करो चाहे ये वाला, किसी एक ही को करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक है। अभी तक देखो सब में से एक ही करना है, दिया दो दो ठो है, करना एक है। अब चलते हैं आगे। देखो क्या दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न रहेगा, याद रखना, जो मैं मॉडल पेपर बता रहा हूं, जिस नंबर पर बता रहा हूं उसी नंबर पर वो चीज करने के लिए आएगा। ये नहीं है कि परीक्षा में बदल जाएगा। चौथे नंबर पर श्लोक है तो चौथे नंबर पर श्लोक रहेगा। समझ में आया? पांचवें नंबर पर खंडकाव्य है तो पांचवें नंबर पर खंडकाव्य ही रहेगा। कभी भी ये मत सोचना कि बदल जाएगा। इसलिए मॉडल पेपर होता है ताकि समझो कि किस नंबर पे क्या करना है। आगे देखो, पांचवें नंबर पर अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब देखो इसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे। पांचवें नंबर पर याद रखना, पांचवें नंबर पर बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन तुमको क्या करना है? तुमको खोजना है कि तुमुल कहां लिखा है, और जहां तुमुल लिखा रहेगा वही तुमको करना है, बाकी को छोड़ देना है। किस नंबर पर? पांचवें नंबर पर, याद रखना। चलो हम लोग देखते हैं कि तुमुल कहां लिखा हुआ है। देखते रहो। क ख ग घ ङ च छ ज झ। देखो झ नंबर पर आया है, ठीक है। यहां देखना, झ नंबर पर क्या लिखा हुआ है? तुमुल। और झ नंबर पर दो प्रश्न है, पहला और दूसरा, इसमें से भी कोई एक करना है। अब समझो, पांचवें नंबर के प्रश्न में तुमुल खोजना, और तुमुल में से भी एक ठो करना है, दोनों नहीं करना है। लिखा क्या है? तुमुल खंडकाव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण। तो या तो ये वाला कर दो, तुमुल खंडकाव्य के राम मिलन, या तो ये वाला कर दो। तो सबसे आसान होता है चरित्र चित्रण करना बच्चों, तो आप लोग चरित्र चित्रण कर देना, दूसरा प्रश्न छोड़ देना, क्योंकि एक ही प्रश्न करना है। सबसे पहले पांचवें प्रश्न में खोजना कि तुमुल कहां लिखा है। जहां तुमुल लिखा रहेगा वहां दो प्रश्न होंगे, उसमें से भी केवल एक करना है, जो चरित्र चित्रण वाला है। मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देख लेंगे, चरित्र चित्रण वाला, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। छठवां देखो, प्रश्न नंबर छठवां के क में क्या दिया हुआ है? दिए गए लेखकों में से तीन लेखक का नाम दिया है, और तीन में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, और उनकी प्रमुख रचना का नाम, उनकी एक पुस्तक का नाम लिखना है। चाहे राजेंद्र प्रसाद जी का हो, चाहे दिनकर जी का हो, चाहे शुक्ल जी का हो, किन्हीं एक लोग का केवल जीवन परिचय लिख देना और उनकी एक पुस्तक का नाम लिख देना, बस ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा। ये कहां आएगा? प्रश्न नंबर 6 के
क में रहेगा। याद रखना, प्रश्न नंबर 6 के क में लेखक रहेंगे। और आगे चलते हैं, देखो आगे क्या है। अब प्रश्न नंबर 6 के ख में कवि रहेंगे। याद रखना, तो 3 लेखक और 3 कवि रहेंगे। 6 नंबर के क में लेखक और ख वाले में कवि रहेंगे। तो कवि में से भी किसी एक का जीवन परिचय लिख देना और एक ठो उनकी पुस्तक का नाम लिख देना, किसी एक कवि का। चाहे बिहारी लाल दिया है तो बिहारी लाल, सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, तो किसी एक ही का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक पुस्तक का नाम लिखना है। चलिए प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। याद रखना, प्रश्न नंबर 7 बहुत जरूरी है। लिखा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो एक श्लोक याद करना है जो इस पेपर में नहीं दिया है। अभी ऊपर 2 श्लोक दिया था ना, वही मत लिख देना, दूसरा श्लोक लिखना है। समझ में आया? और देख लो, ये प्रश्न नंबर 7 पर आएगा। हमेशा तुम्हारे परीक्षा में प्रश्न नंबर 7 पर श्लोक ही लिखने के लिए आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पेपर को समझो। पेपर समझे रहोगे तो प्रश्न आसानी से कर दोगे। श्लोक लिखने के लिए किस नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे, याद रखना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पेपर को समझते हैं। देखो प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। कितने प्रश्न है बच्चों? 4 प्रश्न है संस्कृत में, और देना कितने का उत्तर है? केवल 2 का उत्तर, और संस्कृत में ही उत्तर देना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, वही प्रश्न उसमें से जरूर आएगा, वही आप लिख देना। तो देखो 4 में से किसी 2 का ही उत्तर लिखना, सबका नहीं। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। देखो कह रहा है निबंध लिखने के लिए किसी एक विषय पर। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है? एक विषय पर निबंध, और विषय कितने हैं? 4 विषयों में से किसी एक ही पर निबंध लिखना है। और मैंने आपको बताया है निबंध लिखने का तरीका कि आपको निबंध उस विषय पर लिखना है जिस विषय के बारे में आप सबसे अधिक जानते हैं। तो देखो पर्यावरण प्रदूषण पे मैंने बताया था, ये आ जाए तो ये लिख देना। आप जिसके बारे में जानते हैं उस पर निबंध लिखना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। लिखा है प्रश्न नंबर 10, उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र, क्या लिख रहा है? शिकायती पत्र। शिकायती पत्र भी मैंने आपको बताया है लिखने के लिए। ठीक है, तो 10वें नंबर पर आएगा क्या लिखने के लिए? पत्र लिखने के लिए। या फिर अथवा करके एक ठो और दिया है, या तो ये ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, कोई एक ही करना है। अपने मित्र को पत्र कैसे लिखा जाता है? तो सगे संबंधी को जैसे पत्र लिखा जाता है वैसे ही अपने मित्र को भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपका ये पेपर करना है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं ये चीज कि आपको पहले यही ध्यान देना है कि किस नंबर पर क्या आएगा करने के लिए। जो मॉडल पेपर में जिस नंबर पर जो चीज करने के लिए आया है वही परीक्षा में वो करने के लिए आएगा, नंबर नहीं बदलेगा। 7वें नंबर पे श्लोक लिखने के लिए आया है तो श्लोक ही लिखना। 6वें के क में लेखक का जीवन परिचय है तो लेखक का जीवन परिचय आएगा। 6वें के ख में कवि का है तो कवि का आएगा, कभी ये बदलेगा नहीं। 9वें पर अगर निबंध के लिए है तो 9वें पर निबंध ही आएगा। समझ में आ गया? ये है आपका पेपर का परिचय, और एकदम आराम से करना। पेपर में कैसे लिखा जाएगा मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि पेपर में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपका समाप्त हो गया।